लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या। ये खबर सुनते ही करतार के हाथ से चाबी गिर गई। उनके दोनों बेटे जसप्रीत और अमन डर के मारे भागे भागे आए। उनके चेहरों पर भी वही खौफ था जो गुरमीत की आंखों में था। और यार, इसके बाद जो हुआ वो दिल्ली की सड़कों पर नफरत और बदले की एक ऐसी आग थी जिसने पूरे देश को हिला दिया। डर और दहशत का एक ऐसा माहौल बन गया जिसे कोई नहीं भूल पाया। 1 नवंबर 1984 की बात है। तारा सिंह अपने छोटे से घर में अपने 4 बेटों और बीवी के साथ रहते थे। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि शहर में इतना गुस्सा और नफरत फैल गई है। सुबह से ही खबरें आ रही थी कि लोग सिखों के घर जला रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। तारा सिंह ने अपने बेटे को अंदर रहने को कहा और दरवाजे पर ताला लगा दिया ताकि लोगों को लगे कि ये घर बंद है। उन्हें लगा कि बस कुछ घंटों की तो बात है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर रात होते होते बाहर का शोर और चीखें और तेज हो गई। एक पागल भीड़ उनके घर का दरवाजा पीट रही थी। सिखो, बाहर निकलो, इनको सबक सिखाना होगा। उनकी आवाजें गूंज रही थी। तारा सिंह की बीबी हरमीत उनके पास आ गई। उनके हाथों में गुरु ग्रंथ साहिब था और आंखों में आंसू बह रहे थे। क्या हम बचेंगे? उन्होंने डरते हुए अपने पति से पूछा। तारा सिंह ने उन्हें गले लगाकर हिम्मत दी। चिंता मत कर वे, हम गुरु के नाम पर हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन अफसोस, उस रात गुरु का नाम भी उन्हें बचा नहीं पाया। भीड़ ने दरवाजा तोड़ा और अंदर आ गई। उनके हाथ में तलवारें, लाठियां और पेट्रोल के कनस्तर थे। तारा सिंह ने अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की। उनके 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा 22 साल का और सबसे छोटा 16 साल का। तारा सिंह ने उनसे चिल्लाकर कहा, जल्दी भाग जाओ, किसी तरह दरवाजे से बाहर निकल जाओ। पर वे भाग नहीं पाए। भीड़ ने एक एक करके चारों को पकड़ लिया। तारा सिंह और उनकी बीवी अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को बेबस देख रहे थे। एक एक करके चारों को बुरी तरह से मार दिया गया। उनकी आंखों के सामने उनका हंसता खेलता परिवार राख बन गया। तारा सिंह ने अपनी तलवार निकाली, पर यार, एक अकेला आदमी इतनी बड़ी भीड़ से कैसे लड़ता, क्या ही कर लेता। उन्हें भी जमीन पर गिराकर तब तक मारा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। हरमीत किसी तरह उस भीड़ से बच निकली। वो रात भर एक हिंदू पड़ोसी के घर में छिपी रही और सुबह होते ही किसी तरह एक कैंप में पहुंची। लेकिन उस दर्द, उस भयानक मंजर और उस काले दिन को वो कभी भूल नहीं पाई। उन्होंने अपने बेटों और अपने पति को खो दिया था। और सही कहूं तो वो अपनी पूरी जिंदगी को ही खो चुकी थी। पर यह सब ना रातों रात नहीं हुआ। इस भयानक कहानी की शुरुआत कुछ दिन पहले 31 अक्टूबर की सुबह हुई थी, जब गोलियों की आवाज से सब कुछ बदल गया। देश की सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मार दी थी। यार, ये कोई छोटी मोटी हत्या नहीं थी, ये एक बदला था, एक ऐसी चोट का दर्द जो महीनों पहले पंजाब में हुआ था। उस दिन दिल्ली की सड़कों पर जो आग लगी, जो खून खराबा हुआ, वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री के मौत का गुस्सा नहीं था, वो एक पूरे समुदाय का गुस्सा था जो एक चीख बनकर बाहर आया था। पर सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों वो सिख जो देश की रक्षा में सबसे आगे थे, वही अपने देश के प्रधानमंत्री के दुश्मन बन गए? क्या ये सब कुछ अचानक हो गया था, या इसके पीछे कई सालों की एक गहरी साजिश, एक बहुत बड़ी गलती और पहचान का एक बड़ा संकट छिपा हुआ था? ये कहानी उसी संकट की है जिसकी शुरुआत 1947 में हुई थी और जिसकी सबसे दुखद कहानी 1984 में खत्म हुई। ये कहानी है धोखे की, सत्ता की, लालच की और एक ऐसे नेता के उदय की जिसने अपने धर्म को बचाने के नाम पर अपने ही लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। ये वो कहानी है जिसे हम एक दर्दनाक घटना के रूप में जानते हैं। कुछ लोगों के लिए ये त्रासदी है।
जिसे हम जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से। तो आज हम जानेंगे उसी ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी। तो मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। और ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ी अगर आपकी कोई बात है तो हैशटैग ऑपरेशन ब्लू स्टार लिखकर वो बात कमेंट में लिखिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो पंजाब दो हिस्सों में बंट गया। लाखों सिखों को अपना घर बार और जमीन छोड़नी पड़ी। इस दर्द ने एक नई मांग को जन्म दिया, एक ऐसा राज्य जहां पंजाबी भाषा और कल्चर को इज्जत मिले। इसी से शुरू हुआ पंजाबी सूबा आंदोलन। यह आंदोलन शांति से चल रहा था और 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने उनकी मांग मान ली। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ बन गए, पर यह हल अधूरा था। पानी के बंटवारे, चंडीगढ़ को लेकर और कुछ पंजाबी भाषी इलाकों को पंजाब से बाहर रखने से लोग खुश नहीं थे। ये एक अधूरा वादा था जिसने आने वाले बुरे समय की नींव रख दी। इसी गुस्से का फायदा उठाया पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने। 1973 में उन्होंने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया। यह प्रस्ताव ऊपर से तो धार्मिक लग रहा था, पर इसका राजनीतिक एजेंडा बड़ा गहरा था। इसमें सिखों के लिए ज्यादा आजादी और केंद्र सरकार की ताकतें कम करने की मांग थी। अकाली दल इसे राज्यों की हक की लड़ाई बता रहा था, पर इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे अलगाववादी यानी देश को तोड़ने वाला बताकर खारिज कर दिया। दोनों के बीच खाई इतनी गहरी हो गई कि बात करने की उम्मीद खत्म हो गई। इंदिरा गांधी ने एक शांत आंदोलन को देश के लिए खतरा बताया, जिससे पंजाब के लोगों का केंद्र सरकार पर भरोसा और भी कम हो गया। और यहीं पर एंट्री होता है हमारे कहानी के विलेन का। राजनीति के खेल में कांग्रेस ने सोचा कि अकाली दल को कमजोर करने का एक ही तरीका है, एक ऐसे धार्मिक नेता को आगे बढ़ाओ जो सिखों के बीच बहुत मशहूर हो और अकाली दल की राजनीति को खत्म कर दे। और यही एंट्री हुई एक छोटे से धार्मिक गुरु की, जिसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। लेकिन भिंडरावाले कोई नॉर्मल नेता नहीं थे, वो दमदमी टकसाल के प्रमुख थे, जो सिखों की एक बहुत ही जानी मानी धार्मिक संस्था थी। शुरुआत में उन्होंने सिख नौजवानों को बस धर्म से जुड़ने और नशे से दूर रहने की बात सिखाई। उनकी बातें इतनी सीधी और असरदार थी कि लोग उन्हें बहुत जल्दी पसंद करने लगे। लोग उन्हें एक सच्चा सिख नेता मानने लगे थे और यही बात कांग्रेस को सही लगी। ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी जैसे नेताओं को लगा कि भिंडरावाले एक ऐसा हथियार है जिसे इस्तेमाल करके अकाली दल की पावर खत्म की जा सकती है। कहते हैं कि उन्होंने भिंडरावाले को राजनीति और पैसों से भी मदद की। कांग्रेस को लगा कि वो भिंडरावाले को अपने इशारों पर नचा सकते हैं, पर यार ये एक ऐसी चाल थी जो उन्हीं पर उल्टी पड़ गई। 1978 में निरंकारी और अकाली कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें 13 अकाली कार्यकर्ता मारे गए। इस घटना ने भिंडरावाले को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने इस घटना को सिखों पर हमला बताया और बदले की आग भड़कना शुरू कर दिया। अब उनके भाषणों में सिर्फ धर्म की बातें नहीं, बल्कि राजनीति और हिंसा वाली बातें भी होने लगी थी। अब भिंडरावाले कांग्रेस के लिए बस एक कठपुतली नहीं रहे थे, वो एक बेकाबू ताकत बन गए। उनके समर्थकों पर हत्याओं के इल्जाम लगने लगे थे। 1981 में लाला जगत नारायण की हत्या, फिर दिल्ली में निरंकारी प्रमुख बाबा गुरबचन सिंह की हत्या। पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म ही हो गई थी। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो 1983 में हुई, जब पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस एटवाल को दिन दहाड़े स्वर्ण मंदिर के परिसर में गोली मार दी गई। डीआईजी एएस एटवाल की लाश घंटों तक वहीं पड़ी रही और वहां पंजाब सरकार की पुलिस भी तैनात थी भारी संख्या में, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अपने ही डीआईजी के लिए कुछ कर पाए। राज्य के बिगड़ते हालात को देखने के बाद केंद्र सरकार ने पंजाब के सरकार को ही बर्खास्त कर दिया। वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जिसके बाद वहां अलगाववादी ताकतें और भी उग्र हो गए। इस घटना के बाद भिंडरावाले और उनके साथी स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लेते हैं। उन्होंने और उनके समर्थकों ने अकाल तख्त को एक किले जैसा बना लिया
वहां ढेर सारे हथियार और गोला बारूद जमा हो गए थे। ये एक ऐसा कदम था जिसने उस पवित्र जगह को नुकसान पहुंचाया और सरकार को बहुत बड़ी चुनौती दी। जिस नेता को कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए बनाया था, वही अब कांग्रेस और पूरे देश के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। सरकार के लिए वो अब एक राजनीतिक दुश्मन नहीं बल्कि एक आतंकवादी था। जब स्वर्ण मंदिर एक धार्मिक जगह से एक फौजी छावनी जैसा बन गया तो केंद्र सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं था। पंजाब में रोज हत्याएं और अपहरण हो रहे थे। इंदिरा गांधी को पता था कि अगर वो कुछ नहीं करती तो हालात और खराब हो जाएंगे, लेकिन पवित्र मंदिर में आर्मी भेजना एक बहुत बड़ा रिस्क था। कुछ लोगों ने उन्हें मना भी किया, पर इंदिरा गांधी को लगा कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता है। इधर भिंडरावाले ने क्या किया, जो भी लोग मंदिर में दर्शन करने आ रहे थे, अपने सिख गुरु को याद करने आ रहे थे, उन्हें वहीं पर रोक लिया गया। भिंडरावाले की मंशा थी कि वो उन लोगों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करेगा ताकि सेना से लड़ाई में उसे और ताकत मिले, ताकि जब सेना देखे कि वहाँ आम लोग हैं, मासूम लोग हैं, तो हमला करने से पहले सोचे। लेकिन भिंडरावाले को रोकना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। फिर मई 1984 में उन्होंने यानी इंदिरा गांधी सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी दे दी। इसका मकसद स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले और उनके हथियारबंद साथियों को बाहर निकालना था। याद रहे, भिंडरावाले और उनके हथियारबंद साथियों को बाहर निकालना मकसद था। ऑपरेशन 1 जून को शुरू हुआ, पर असली हमला 5 जून की रात को हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ की लीडरशिप में इंडियन आर्मी ने पूरे परिसर को घेर लिया। पर यार, भिंडरावाले के समर्थकों ने जिस तरह से मुकाबला किया उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वे पूरी तरह से तैयार थे, मानो कि एक सेना के सामने दूसरी सेना हो। दोनों तरफ से भयानक गोलीबारी हुई। सेना को भिंडरावाले तक पहुंचने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों और यहां तक कि टैंकों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। और अफसोस, इन टैंकों के हमलों से अकाल तख्त पूरी तरह से तबाह हो गया। अकाल तख्त, जो सिखों का सबसे पवित्र स्थान है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ तक कि पवित्र सिख लाइब्रेरी भी जलकर राख हो गई, जिसमें बहुत सी पुरानी और कीमती किताबें थी। लेकिन आपको पता है कि भारतीय सेना को इन अलगाववादियों पर काबू पाने में इतनी देरी क्यों लगी? क्योंकि भिंडरावाले के साथ एक ऐसा शख्स था जो पहले भारतीय सेना का एक जाबाज योद्धा था, नाम साबेग सिंह। दरअसल साबेग सिंह 1971 की जंग में एक बहुत बड़े हीरो थे। उन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी थी और इस काम के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से भी नवाजा गया था। लेकिन रिटायरमेंट से ठीक 1 दिन पहले उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और बिना किसी सुनवाई के उन्हें सेना से बाहर निकाल दिया गया, बिना कोर्ट मार्शल के। इस घटना से वो बहुत ही निराश हुए। उन्हें लगा कि जिस देश के लिए उन्होंने इतनी सेवा की, उसी ने उसके साथ एक अंतिम वक्त पर ऐसा धोखा दिया। उन्होंने सालों तक कोर्ट और नेताओं के चक्कर काटे ताकि उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिले, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उनकी पत्नी की बीमारी ने भी उन्हें तोड़ दिया। सिस्टम से पूरी तरह मोहभंग होने के बाद साबेग सिंह पहले अकालियों से जुड़े। फिर जब कहते हैं कांग्रेसी नेता ने उनके भाई की हत्या कर दी तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। आखिरकार वो भिंडरावाले से मिले और उन्हें लगा कि उन दोनों की लड़ाई एक ही है, सरकार के खिलाफ। इसलिए उन्होंने अपनी सारी फौजी ट्रेनिंग और अनुभव का इस्तेमाल करके भिंडरावाले के समर्थकों को प्रशिक्षित किया ताकि वे भारतीय सेना का मुकाबला कर सके। और इसी वजह से भिंडरावाले की फौज हमारी सेना के आगे कुछ घंटे तक सही से टिक पाई। नहीं तो कहते हैं कि ये ऑपरेशन ब्लू स्टार इतने देर तक नहीं चलती और इतनी तबाही नहीं होती। हालांकि देर से ही सही, पर यह ऑपरेशन 6 जून को खत्म हुआ, जब भिंडरावाले और उनके बहुत सारे साथी मारे जा चुके थे। सरकार के लिए ये एक जीत थी कि उन्होंने उन आतंकवादियों को खत्म कर दिया जो देश तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सिखों के लिए ये एक गहरा जख्म था, एक ऐसा जख्म जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। उनकी सबसे पवित्र जगह को नुकसान पहुंचाया गया। दीवारों पर गोलियों के निशान, टैंकों के हमले और अकाल तख्त का तबाह होना, ये सब एक पूरे समुदाय के लिए बहुत बड़ा झटका था। सरकार ने इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया, पर सिख समुदाय ने इसे अपने धर्म पर हमला माना
और यहीं से बदले की कहानी शुरू हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हर तरफ गुस्सा और दर्द फैला हुआ था। सिखों को लगा कि उनके ही देश ने उनके साथ धोखा किया है और इसी धोखे का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को उन्हें गोली मार दी। आपको पता है, इंदिरा गांधी को सलाह दी गई थी कि आपने जो ब्लू स्टार ऑपरेशन करवाया है उसके बाद आपको अपनी सुरक्षा टीम से इन सिखों को हटा देना चाहिए, पर उन्होंने अपने पुराने और भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स पर भरोसा किया। कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो देश के लिए करना ज़रूरी था इसलिए मैंने किया और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ जो लोग हैं वो इन सभी चीज़ों को समझेंगे। लेकिन यही भरोसा उनकी जान ले गया। और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है तो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। प्रधानमंत्री की हत्या की खबर आग की तरह फैली। दिल्ली और देश के कई हिस्सों में अचानक दंगे भड़क गए। ये दंगे कोई अचानक नहीं हुए थे, ये एक सोची समझी और प्लानिंग के साथ की गई मारकाट थी। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही भीड़ को भड़काया। दंगाइयों ने सिखों को उनके घरों से बाहर निकाला, बुरी तरह से मारा, टायर डालकर जिंदा जला दिया। गुरुद्वारे, दुकानें और घर सब जला दिए गए और दिल्ली पुलिस बस देखती रही। कहते तो ये भी है कि और कई जगह पर पुलिस ने तो दंगाइयों की मदद भी की। सरकारी हिसाब से देश भर में 3350 से ज़्यादा सिख मारे गए और असली गिनती इससे कहीं ज़्यादा थी। ह्यूमन राइट्स ग्रुप का अंदाजा है कि करीब 8000 से 17000 तक लोग मारे गए थे। ये दंगे इतने बेरहम थे कि आज भी उन घटनाओं को याद करके रूह कांप जाती है। खैर, मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन जो कहानियाँ पढ़ता हूँ, जो इन सभी मुद्दों पर कुछ रियल फिल्म्स बने हैं, उन सभी को देखने के बाद लगता है कि क्या भयावह मंजर रहा होगा वो। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक विवादित बयान भी दे दिया था उस वक्त। उन्होंने कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जिसे कई लोगों ने दंगा को सही ठहराने वाला बयान माना। 1984 का ये दुख सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसका सबसे दुखद हिस्सा था न्याय नहीं मिलना। दंगों की जांच के लिए कई कमेटियां बनी, पर किसी भी बड़े नेता को सजा नहीं हुई। पुलिस की लापरवाही और जांच में धांधली की बातें सामने आई, पर पीड़ितों को न्याय मिलने में सालों लग गए। पीड़ितों को आज भी लगता है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। ये कहानी एक सबक है। ये बताती है कि कैसे एक राजनीतिक चाल, एक धार्मिक नेता को अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाने की कोशिश एक देश को बहुत भारी पड़ सकती है। भिंडरावाले को कांग्रेस ने अपनी लड़ाई के लिए बनाया, पर वो खुद उन्हीं के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक मजबूरी बन गया, पर कई सालों की राजनीतिक गलतियों और अविश्वास के कारण ये एक ऐसी त्रासदी बन गई जिसने पूरे देश को हिला दिया। आज भी 1984 के जख्म पूरी तरह से भरे नहीं हैं। ये घटना हमें सिखाती है कि बातचीत, सुलह और न्याय कितना जरूरी है। ये त्रासदी एक कड़वी याद दिलाती है कि जब सत्ता की लालच लोगों की पहचान और धार्मिक भावनाओं को नज़रअंदाज करती है तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। तो यही थी कहानी ऑपरेशन ब्लू स्टार की, जिसने एक बहुत बड़े त्रासदी को जन्म दिया। मैंने पूरी कोशिश की कि कहानी के हर पहलू को आपके सामने रखूं, फिर चाहे वो इस ओर का हो, फिर चाहे वो उस ओर का हो, और उम्मीद है कि मैंने ये काम बहुत अच्छे से किया। लेकिन आपको क्या लगता है वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। हैशटैग ऑपरेशन ब्लू स्टार लिख कर आप अपनी बात लिखिए कि और क्या चीज़ें हैं जो आप बताना चाहते हैं या आपको क्या लगता है। और साथ ही ये कहानी मैं इसलिए भी लेकर आया क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था और ऑडियंस पोल में भी सभी ने इसी कहानी को चुना, तो ये कहानी उनके लिए मैं लेकर आ गया। और आगे आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं इसी तरह से, वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ ऐसे ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।